Is that I'm audible in online? Yes or no? Okay. Am I? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी लोग कहाँ हैं? 3 बज गए ना? चलिए, तो लास्ट क्लास में आई थिंक सो हम जो कर रहे थे हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ पढ़ा था, उसके बाद हमने कंटिन्यू स्टार्ट नहीं किया था, राइट? चलिए, तो आज जो है उसी पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी पार्ट्स को हम टोटली अंडरस्टैंड कर सकें। और माफ़ी चाहता हूँ कि लास्ट आपकी क्लास एकदम से मिस हो गई थी, वैसे तो सैटरडे को आपका क्लास होना था और कल का मैंने आपको बोला ही हुआ था, ठीक है? चलिए, तो आज का जो स्टार्ट आपका क्लास करते हैं, लास्ट एक बार मुझे जस्ट बता दीजिए कि कहाँ तक पढ़ा था, जस्ट आपका शो कर दीजिए मुझे। या ओके, एमएसपी, ठीक है। एमएसपी के ऊपर कहानी थी आपकी, मिनिमम स्पॉट प्राइस को हम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी क्रॉप है, क्या है, कुछ है ना, वो सब चीज़ें। अभी जस्ट मैं आया हूँ जस्ट, तो आपकी पीपीटी तो नहीं है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन इस पार्ट को तो आपका आगे शो कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपके नेक्स्ट पार्ट को शो करते हैं, मतलब आगे पढ़ते हैं कि क्या हम पढ़ना चाहते हैं, क्या हम करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि 1966 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपका फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बाकी सब चीज़ों को हम कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया था। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आपकी आ चुकी थी और उसकी वजह से प्रोडक्शन आपका क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब देखिए, जब भी किसी कंट्री के अंदर जब प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोडक्शन जब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली वो अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्योंकि डेफिनेटली आपको याद होगा कि आपका जब ट्रेड स्टार्ट हुआ था, तो ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ था? ट्रेड ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जब मेरे पास प्रोडक्शन बढ़ गया था और इसके पास भी प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो हम दोनों ने आपस में क्या कर लिया था, एक्सचेंज कर लिया था, है ना? याद होगा मैंने क्या बोला, जब ए और बी के पास अपनी अपनी कमोडिटीज में इंक्रीमेंट हो जाता है, देन दैट टाइम दे विल शेयर विद ईच अदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, एक कमोडिटीज़ है और कमोडिटीज़ के ऊपर आप लोग क्या करते हो कि एक पैसा समथिंग अमाउंट होती है, उसी अमाउंट को हम लोग आपस में क्या करते हैं, मान के चलिए आपका राइस आपने परचेज करना है तो आप मुझे एक पैसा या अमाउंट दोगे और मैं आपको क्या दूंगा, राइस दूंगा। 40 रुपीज़ के जी, 50 रुपीज़ के जी, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द क्वालिटी। अब सबसे पहले क्या समझ में आता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, लेकिन इंडियन जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम कभी फोकस नहीं किया प्रोसेसिंग के ऊपर। किसके ऊपर फोकस नहीं किया? प्रोसेसिंग के ऊपर। और दूसरा, उन्होंने फोकस नहीं किया एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से हुआ क्या कि आपका जो राइस और वीट का प्रोडक्शन था वो तो इंक्रीज हो गया, लेकिन किस एरिया में हुआ? वो आपका केवल और केवल इसी एरिया में हुआ जो नॉर्थ रीजन था आपका। बाकी जो साउदर्न रीजन था और खासकर जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, जिसे आप सेवन सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हो, उस रीजन में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। रीजन क्या था? रीजन ये था क्योंकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते थे, कंट्री की फूड की डिमांड थी उसको इंक्रीज करना चाहते, सॉरी उसको कंप्लीट करना चाहते थे, और हमने क्या कर दिया, उस डिमांड को यहाँ से देख लिया। तो उस समय हम ये भी भूल गए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग की ओर आ रहे हैं। और मोनोक्रॉपिंग जो है वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में पंजाब, हरियाणा, यूपी जो स्टेट हैं, इनके अंदर मोनोक्रॉपिंग को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मोनोक्रॉपिंग करने से प्रॉब्लम क्या है, कहाँ हम दिक्कत में आएंगे? मोनोक्रॉपिंग करने से दिक्कत ये होती है कि क्रॉप रोटेशन में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से एक तो आपका सिंगल क्रॉप की वजह से उसी के डिजीज और इंसेक्ट आपके ज़्यादा स्टार्ट हो डिजीज जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज का अकरेंस बढ़ जाता है और जो फार्मर की इनपुट कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फार्मर का जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। प्रोडक्शन जरूर इंक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट देखोगे तो याद होगा आपका लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रॉफिट। प्रशांत कुमार बेटा म्यूट हो गए, करूं? ओके, वो इज ओप्पो। ओप्पो कौन है? वो इज ओप्पो।
चलिए, तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो इनपुट और आउटपुट कॉस्ट जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो सारी बातें चल रही है इससे रिलेटेड में आपका आखिर में हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा पॉइंट आता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, अब एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं आप सब लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर जो ऑटोनोमस बॉडी है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड वर्क कर रही है वो कौन सी है, ICAR। ICAR 19 आपका 29 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 16 जुलाई, ये आप सब लोग जानते हो। लेकिन इंडिया के अंदर जो आपका ICAR है इसका रोल इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर आपके रिसर्च करते हैं, नई नई वेराइटीज़ को पढ़ते हैं और नई नई वेराइटीज़ को यहाँ से लॉन्च करते हैं, और रिसर्च के अंदर फर्दर जो मेनली वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका ICAR कर रहा है। उसके साथ एजुकेशन में भी ये कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एजुकेशन के रिलेटेड ICAR के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो कौन सा है? एजुकेशन को लेकर जो ICAR के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ फंडेड जो आपका है प्रोजेक्ट, कौन सा? NHEP, इसका मतलब हाँ, नेशनल हायर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो आपकी रिसर्च रिलेटेड आपकी जो फर्दर स्टडीज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या हो रहा है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि केवल इसीलिए है कि हमारा जो कंट्री है इसके अंदर रिसर्च को लेकर आगे। अब आपको पता है ICAR ने 2 बार किंग बोर्डन अवार्ड जीता है। अब किंग बोर्डन अवार्ड क्या होता है? किंग बोर्डन अवार्ड वो अवार्ड है जो वर्ल्ड के अंदर उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो फूड के रिलेटेड या वर्ल्ड के अंदर फूड की स्कैरसिटी जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर ICAR ने कैसे किया? ICAR लगातार जो कंटिन्यू रिसर्च कर रहा है अपने रिसर्च स्टेशन के ऊपर। अभी आपको पता होगा ICAR के अंदर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, सब लोगों को पता है क्या? अब ICAR की जो ये असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें आप लोग देखोगे कि आपका ये बोला गया है कि जितने भी हमारे रिसर्च स्टेशन हैं उनके ऊपर भी आपकी क्या हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ICAR के बहुत सारे रिसर्च स्टेशन भी हैं, डायरेक्टरेट भी हैं जहां पर आपका रिसर्च किया जाता है। क्वेश्चन रेज होता है कि सर यहीं पर रिसर्च क्यों होता है, रिसर्च आपका दिल्ली में ही बैठकर क्यों नहीं की जा सकती? इसका रीज़न क्या है? आपको पहले दिन ही रीज़न मिल गया था, याद होगा जब मैंने बोला था कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी है तो आप सोच कर देखिए, जो पंजाब के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या वही क्लाइमेटिक कंडीशन आपके बिहार में है? नहीं है। क्या वही क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी MP में है? नहीं है। क्या वही आपकी महाराष्ट्र में है? नहीं है। इन हर एक स्टेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा। ऐसे तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। देखो बेटा, थोड़ा बहुत क्लाइमेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये आपका बिहार एक लोलैंड एरिया है, लेकिन पंजाब कैसा एरिया है? अपलैंड एरिया है। आपके अगर हर इंडिया के अंदर देखेंगे तो हिमाचल के अंदर बर्फ जमती है, लेकिन जो आपका आपका जो कन्याकुमारी है या कश्मीर है और केरला है, वहाँ पर कभी भी बर्फ छोड़िए, आपका जो है टेम्परेचर जो है वो काफ़ी क्या रहता है, आपका वार्म रहता है, वार्म एंड ह्यूमिड रहता है। तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? तो हम 3 क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो हम क्लाइमेट के बेस पे डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। यही तो होता है। हम हमारे क्लाइमेट के बेस पे किसी भी रीजन को क्या करते हैं, 3 आपकी कंडीशन में डिवाइड करते हैं। पहली कंडीशन आपकी क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दूसरी आपकी क्या है बेटा? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और तीसरी यहाँ पर क्या है आपकी? टेम्परेट क्लाइमेट। तीसरा क्या है आपका? टेम्परेट क्लाइमेट। अब एक चीज याद रखना, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट होता है? वो आपका वो क्लाइमेट है जिसके अंदर वार्म यानी कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। दूसरा आपका जो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो क्लाइमेट होता है जिसके अंदर टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है लेकिन ह्यूमिडिटी क्या होती है आपकी? कम होती है। और तीसरा हमारा होता है टेम्परेट। टेम्परेट वो रीजन होते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं? कूलर रीजन होते हैं, बिल्कुल ठंडे रीजन होते हैं। और लास्ट में एक आपका और आ जाता है जिसको आप पोलर रीजन भी बोलते हो। और ये पोलर रीजन कौन से होते हैं? जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से जाने जाते हैं। ये वो रीजन है जहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल आपका माइनस में होता है, 0 डिग्री से भी नीचे होता है, और वहां पर आपका 365 दिन ही बर्फ जो होती है वो क्या रहती है? जमी रहती है। तो ये आपका वो रीजन आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को हम इजिली
क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल लाइन से। हम बोलते हैं कि यहाँ जो है वो क्लियरली आपका विंटर और समर सीजन आप लोग नहीं देख सकते हो, लेकिन ये वो रीजन होता है जहां पर विंटर और समर को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने क्या बोला, ये आपका जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो आपका क्या है, क्लियरली डिफाइंड है समर और विंटर सीजन में। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि आपका जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, प्रॉपर आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन में जी? तो मैंने क्या बोला कि आपका जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पर आपका जो है, इसके अंदर हम विंटर और समर सीजन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश या फिर आप केरला में जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर को दोनों में आइडेंटिफाई ज़्यादातर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर साउथ इंडिया वाले स्टूडेंट बैठे हैं तो ये अच्छे से आपको बता भी सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, आपकी क्लाइमेट। और यहाँ पर क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा वेजिटेशन जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा क्या? क्या हमारा वेजिटेशन चेंज नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ से हम क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो वेजिटेशन होता है, हमारे जो प्लांट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। केरला में अलग प्लांट है और आपके नॉर्थ इंडिया में अलग प्लांट है। ये हम सोलर रेडिएशन के बिहाफ पर आगे फर्दर डिवाइड भी करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कैसे है, और ह्यूमिडिटी के बिहाफ पर भी हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कैसा है कौन सा है। ठीक है, लेकिन अभी तक आपका इतना ही। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका ये वेरिएसिटी होने के कारण, ये डाइवर्सिटी होने के कारण ही क्या किया, आईसीआर ने अपने रिसर्च स्टेशन हर जगह पर क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, ओपन कर दिए। और रिसर्च इसीलिए स्टेशन स्टार्ट किए ताकि वहां पर हर एक एरिया के अंदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या हो सके, स्टडी हो सके। इसीलिए अब आपका केवल रिसर्च स्टेशन ही नहीं है, इसके अलावा आपके केवीके भी यहाँ पर प्रेजेंट है कृषि विज्ञान के अंदर। और कृषि विज्ञान के अंदर आपको पता होगा 1974 के अंदर टीएनएयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में पहला स्टार्ट किया गया था, और पुदुचेरी के अंदर 1974 में। अब ये केवीके स्टार्ट हुआ। अब केवीके के अंदर आप लोग इतना ही पढ़ते हो, जब भी आप लोग पढ़ते हो आप लोग एक ही चीज सोचते हो कि सर इसके अंदर तो केवल इतना ही आता है। नहीं, इसके अंदर अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आप देखोगे कि इसके ऑब्जेक्टिव और एम के बारे में भी पूछा गया है कि आपका केवीके स्टार्ट क्यों किया गया था। सब लोग जानते हैं केवीके किसके अंडर में आता है, आईसीआर के अंडर में आता है ना। सब लोग जानते हैं कि केवीके कब स्टार्ट किया गया था, 1974 में किया गया था। सब लोग जानते हैं कि केवीके कहां से स्टार्ट किया गया था, पुदुचेरी से स्टार्ट किया गया था। पहला किस यूनिवर्सिटी के अंडर में था, तो टीएनयू के अंडर में था। लेकिन कहानी ये स्टार्ट होती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है। देखो, सबसे पहला जो आपका केवीके का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपका डेमोस्ट्रेशन। अब डेमोस्ट्रेशन जब वर्ड आता है तो आप लोग सोचते हो कि सर इसका मतलब क्या है, या आप कैसे बोल सकते हो। देखो, फॉर एग्जांपल मैं आईसीआर हूं और आप सब लोग क्या हो, मान के चलिए जो मेरे अंडर में सब ब्रांच हो या केवीके हो, मान के चलिए, है ना। अब तुम लोग क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि यहाँ पर जो सर ने एक वैरायटी को ग्रो करवाया है, और ये वैरायटी अगर आप लोग ग्रो करवाओगे तो इससे फायदा क्या होगा, आपका इनकम इंक्रीज होगा, आपका जो डिजीज आ रहा है वो नहीं आएगा, इंसेक्ट आ रहा है वो नहीं आ रहा। तो आप लोगों की बात कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो पहले आप क्या करोगे, अपने फील्ड में उस वैरायटी को ग्रो करवा के दिखाओगे। वही काम केवीके करता है। केवीके बोलता है कि ये देखो, ये वैरायटी डेवलप की गई है और ये वैरायटी आप लोगों के लिए है, और उस वैरायटी को वहां पर ग्रो करवा के वो लोग दिखाते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन। अच्छा, तो क्या केवल वैरायटीज का डेमोस्ट्रेशन होगा? नहीं, यहां पर वैरायटीज और नई टेक्नोलॉजी का क्या होगा, आपका डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा। क्या बोला बेटा? यार आप सब लोग ना, पता क्या हो, ग्रेजुएटेड हो, और मुझे मजबूर मत किया करो कि मैं आपकी आरती यहाँ पर उतारूं, और इन बिटवीन द क्लास अच्छा नहीं लगता है यार। एटलीस्ट आप अपने माइक को म्यूट तो कर दो यार, आपके पास में कोई बोल रहा है तो। आप गधे थोड़े ना हो, इतना ज्ञान आपको है यार। कहाँ था मैं? हाँ, केवीके। तो केवीके का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डेमोस्ट्रेशन है। क्या है? डेमोस्ट्रेशन है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि जो रिसर्च की गई उसको फार्मर के सामने क्या करना, रिप्रेजेंट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि आप लोगों ने देखा होगा केवीके आपके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिसर्च भी करता है। अगर उसकी नीड है तो वहां पर वो क्या करता है, रिसर्च भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल
आपका एरिया है वहाँ पर, और उस एरिया में अगर केवीके के पास में लैंड अलॉटेड है तो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग वो रिसर्च भी करेंगे, नई वेराइटीज़ को भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट भी तो अपॉइंटेड होता है ना, हर एक केवीके के अंदर एक साइंटिस्ट अपॉइंटेड होता है। तो डेफिनेटली साइंटिस्ट क्या कर सकता है, नई रिसर्च अप्रोच कर सकता है। तो नई अप्रोचेस को वो लोग देखते हैं कि किस प्रकार की अप्रोच उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सूटेबल होगी, और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आईसीआर को क्या करेंगे, वो आपकी रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी आईसीआर को क्या करेंगे, वो डिलीवर करेंगे कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रिसर्च भी कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका कि फार्मर के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन, उनकी जो नई टेक्नोलॉजी है उनको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना। आप लोगों को पता है ना, फार्मर को जब तक आप नई चीज़ के बारे में सिखाओगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी सीडर आया, हैप्पी सीडर आ गया लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो क्या कोई फायदा होगा क्या, नहीं। तो वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, स्पेशली फार्मर। तो फार्मर के लिए वो एक्सटेंशन एजुकेशन का काम कौन कर रहा है, केवीके कर रहा है। समझ में आ गया। तो फार्मर के लिए क्या, वो एक प्रकार से स्कूल है। ओन फार्म मैनेजमेंट होता है, ओन फार्म डेमोस्ट्रेशन होता है, क्योंकि केवीके का खुद का फार्म है और वहां पर वो क्या किया जाएगा, डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केवीके का मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, तो यहां से केवीके के ऑब्जेक्टिव से बार बार क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको आप अगर अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से जब तुम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हो, तो केवल उसका नाम मत पढ़ा करो, केवल उसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो मत देखा करो, उसके अलावा वो भी देखा करो। अच्छा, कल टेस्ट हुआ था, कल टेस्ट में आपके नंबर कितने आए हैं? इंस्टीट्यूट का टेस्ट हुआ था ना, हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था ना, हाँ, कितने नंबर आए, या दिया नहीं है? कितने नंबर हैं? हाँ, वाह जी वाह, वाह, बहुत बढ़िया। हैं, वाह जी वाह। हाँ भाई, क्या बात रहा तुम लोगों ने, तुम कहाँ मैसेज तो किया नहीं एप्लीकेशन में? हाँ, दिया नहीं? ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, मत देना, कोई दिक्कत। अगले साल हमारे पास बच्चे चाहिए, हमें आप में से कोई होने चाहिए ना जी ऑनलाइन में बेटा। अब पता है आपको एक चीज बताता हूँ मैं, आप लोग सोचते हो कि शायद ना कुछ पता नहीं है कुछ, मैं पिछले सच में मुझे 3 दिन से कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा था इंस्टीट्यूट में, भी क्या हो रहा था मुझे नहीं पता है, ठीक है। और अभी 3 बजे तक मुझे कुछ नहीं पता था, मैं जस्ट ना कुछ भी नहीं खाया, कुछ मैंने पिया नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ट्रैवलिंग करके लगातार, आपका जब से यहाँ से गए थे सैटरडे से लगातार ट्रैवलिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, सोए भी गाड़ी में, चले भी गाड़ी में, और लगातार 1-2 घंटे के ब्रेक के साथ लगातार जर्नी के अंदर हूं, और जर्नी से ही लगातार डायरेक्टली यहां पर आया, आते ही सबसे पहले क्लास, जस्ट 1 मिनट पहले पहुंचा हूं। भाई वो जरूरत नहीं है, पानी वगैरह तो साथ में होता ही कम से कम इतना तो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग ये सोच कर देखो कि आप लोग कर क्या रहे हो। आपको एक छोटा सा टेस्ट ही दिया था, अगर 20 मिनट टेस्ट में दे रहे हो, 25 मिनट दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, तो आपका फायदा है। मत दीजिए, हमें क्या है, आपका काम है, आप नहीं दोगे तो अगले साल फिर हम अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ही है। हम आपसे बाहर जाके कहाँ कुछ कर पाएंगे, है ना? ठीक है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट मत दिया करें, ताकि हमें आप भी अगले साल कम से कम कुछ ना कुछ देते रहें। ठीक है, हमारा टर्नओवर तो आप ही हो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगली बात करते हैं कि आपके ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ये सोचते हो कि शायद है ना बना दिया गया है हमें बेवकूफ़, है ना, पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया। अभी मैं इंस्टीट्यूट्स के रिलेटेड पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूट का सब कुछ डेटा आपके पास प्रेजेंट है, आपको यहाँ से पहले पढ़कर आना पड़ेगा। एक PDF पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की है, आज शाम तक अपलोड मैं कर दूंगा पूरी की पूरी PDF, उसको आप लोग पढ़ना, और उसके बाद उसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके डाउट हो, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, और उसके हम एक बार कम से कम 5 से 7 इंस्टीट्यूट को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद में वो आप लोग ही पढ़ोगे, क्योंकि
उसके अंदर यही दिया हुआ सबसे पहले कि हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, लेकिन उनमें से जैसे नाबार्ड है और आपका जो जैसे एफसीई को हमने पढ़ लिया है, उसके बाद आपका यहाँ पर आईसीआर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, इनके बारे में, जो रीजनल रूरल बैंक के अंडर में केसीसी है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी हम किसी के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब जैसे मान के चलिए मैनेज है, मैनेज हैदराबाद का इंस्टीट्यूट क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, एक्सटेंशन पर्पज उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा उसमें क्या हो सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आपके एक्सटेंशन के रिलेटेड और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नए इंस्टीट्यूट जिनका नाम चेंज हुआ है उसकी लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, उसका पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से नए इंस्टीट्यूट है जिनका नाम बदल कर क्या आ गया और कब आपका नाम बदला था, या उनका हेडक्वार्टर अगर कहीं शिफ्ट हुआ है तो कब हुआ था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो एक बार आप जरूर पढ़ लेना, ताकि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो इंस्टीट्यूट का नाम भूल गया जिसका हेडक्वार्टर कम से कम 2 से 3 बार बदल चुका है। उसी प्रकार से कुफरी जो आपका शिमला के अंदर वो जो पोटैटो रिसर्च स्टेशन है, पहले पटना में था, फिर आपका शिमला में आया, कुफरी में, है ना, तो है ना, तो वो आपका जो चेंज हुआ है तो वहाँ से कई बार पूछ लेते हैं, तो हम लोग पटना वाला याद रह जाता है, हमें वो याद नहीं रहता है, तो वो गलती हो जाती है, तो उसको मत किया करो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स को ऐसे ही हम याद करके आपका आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप लोग रटा लगाओगे और काम चल जाएगा, नहीं पॉसिबल है वो, है ना। तो थोड़ा सा रेगुलर अगर रिवाइज करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे जब एक बार ये हो जाएगा आपका जो मेट्रोलॉजी वगैरह, तो उसके बाद में एक बार इंस्टीट्यूट को हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट में पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ आपके पास प्रेजेंट रहेगी, उसको आप लोग क्या करते रहना, रिवाइज करते रहना। जिस दिन आएगा उस दिन आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर ये यहाँ पर ऐसे कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम उससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि आपका एग्रीकल्चर के अंदर कैसे फर्दर जो है आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे एग्रोनॉमी को पढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को कवर अप किया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जब यहाँ पर आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ते टाइम हम लोग सोचते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि एक क्रॉप को जानना बहुत जरूरी है। क्रॉप को जानने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास आता हूँ या तुम मेरे पास आते हो, तो मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ क्या, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। अब तुम लोग किए हुए हो बीए, तो क्या मेरा कोई फायदा होगा आपके साथ बात करने का? अगर आप लोग बीए करके बैठे हो तो क्या कोई फायदा है आपके साथ डिस्कस करने का? नहीं। आप लोग पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है और आपने क्या ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप बोलोगे सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये आपकी बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर ली, अब उसके बाद आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और हम इस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आप हमारे पास आ सकते हो। तो मेरा बताने का मतलब कब आपका बेटर होगा, जब मैं ये जान लूंगा कि तुम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। लेकिन मैं जाके चौक पे खड़ा हो जाऊं, है ना, या बस स्टैंड पे खड़ा हो जाऊं कि हम, है ना, भाई साहब आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्योंकि छोले भटूरे थोड़ा ना कि मैं बेच दूंगा, ये तो वो कहानी है ना कि जब आपकी नीड है तभी मैं आपको दे पाऊंगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो वो आपका यहाँ पर क्या है कि क्रॉप को जानना बहुत जरूरी है। तो क्रॉप को कैसे जानोगे, सबसे पहले उसका नाम क्या है, उसका आपका कॉमन नेम क्या है। अब देखो कई बार क्या होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करता हूँ सीसेमम की। सीसेमम के बारे में आप जानते होंगे कि ये हमारा क्या होता है, तिल का पौधा होता है। हिंदी में बात करें तो क्या है आपका, तिल। लेकिन इसको आप लोग जिंजली के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो, जिंजली। अब अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता होगा तभी तुम क्या कर पाओगे, इसका आंसर कर पाओगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया व्हाट इज द ऑयल कंटेंट इन द जिंजली, तो क्या तुम बता सकते हो? अगर तुम्हें ये नहीं पता कि सीसमम को बोलते हैं, फिर तुम लोग क्या बैठोगे वहां पर, तुक्का लगाने बैठोगे। अच्छा इसमें 50 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 48 होता है, इसमें 30 होता है, वो फिर तुम ज्ञान बांटोगे वहां पर, यही तो होता है। लेकिन वहां पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला आता है जैसे यहाँ पर आपका, आप लोगों ने मोठबीन के बारे में सुना होगा। मोठबीन जानते हो सब लोग, ठीक है। मोठबीन मिलेट या पल्स है, ये पल्स। तो मोठबीन के बारे में जब तुम पढ़ते हो तो वो आपका क्या होता है, उसके भी अलग अलग नेम होते हैं। ड्यू क्रॉप किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। कौन सी क्रॉप, ड्यू क्रॉप, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको मटकी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब तुम लोग देखोगे अपने क्रॉप के नोट्स में तो तुम्हें वो लिखा हुआ मिलेगा, तुम वहां से देख सकते हो उसको अच्छे से, क्या कि इसकी क्रॉप के नाम क्या है। ये तो हुआ इसका कॉमन नेम। अब दूसरा आता है इसके साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिस्टम की, तो सिस्टम का साइंटिफिक नेम क्या है,
सिसिमम इंडिकम एस्कुलेंटम, सिसिमम एस्कुलेंटम, आर यू श्योर? हाँ ऑनलाइन वालों, ये तो गलत बता रहे हैं, तुम लोग बताओ सही सही। सिसिमम का साइंटिफिक नेम रामकुमार एस्कुलेंटम, वो तो इसने बताया, वो तो गलत है। हाँ यूनिस बोलिए। सिसिमम इंडिकम, दीवान मौर्य इंडिकम, ये भी गलत है। हैं? क्या नगरम, आर यू श्योर? अब तो देख लिया, अब तो बता देता कम से कम, अब देख लिया अब तो बता देता। अच्छा इसमें है नहीं क्या? सिसिमम इंडिकम अगर बोला है तो सही है, सिसिमम अगर आप लोग एस्कुलेंटम बोल रहे हो तो गलत है, इंडिकम है उसका सही साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इन चीज़ों में ना थोड़ी थोड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं, हम लोग जानते हैं फिर भी हम लोग गलती कर रहे हैं। हाँ नवीन, अब देखिए बोल ही नहीं रहा, तुमने बताया था। तो सिसिमम इंडिकम आपका क्या है, साइंटिफिक नेम है किसका, सिसिमम का। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग क्रॉप के आपके जो साइंटिफिक नेम है उनको हम लोग पढ़ लेंगे, क्रोमोसोम नंबर को हम लोग देख लेंगे, लेकिन क्या उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैंने जितने भी क्रॉप हैं उनकी क्रॉप का स्टेटिस्टिक डेटा आपको क्रॉप के चार्ट की फॉर्म में दे दिया है। अगर आप लोग अपनी नोट्स में देखोगे तो वहाँ पर क्रॉप का चार्ट तुम्हें दिखेगा, उस क्रॉप के चार्ट में पूरा का पूरा क्रॉप का चार्ट के अंदर तुम्हें जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो चीज़ें रिक्वायर है, वो वहाँ पर क्या है आपकी दी हुई है। अब आप लोगों का क्या है वहाँ पर क्रॉप चार्ट के अंदर सबसे पहले आपका क्या है, नेम, फिर कॉमन नेम, फिर साइंटिफिक नेम, उसके बाद आपका क्रोमोसोम नंबर, उसके बाद उसकी आती है फैमिली। फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ना, फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जब तक नहीं जानते हो तब तक आपकी दिक्कत है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें शादी करनी है ना, शादी करने के बाद रहना तो उसके साथ में है ना, उसकी फैमिली के साथ में। अगर फैमिली है डाकुओं वाली तो क्या हाल होगा, नहीं रह पाएंगे ना, मजबूरी है। तो वही बात है, तो वहां पर आपका उसके बैकग्राउंड के साथ आपका भी नाम जुड़ने वाला है, तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा सोच समझकर उसके अंदर आप लोग काम करते हो, वो बात अलग है। इस टाइम में नहीं करते हैं, बाद में ध्यान में आता है कि हमने क्या कर लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, फैमिली के बाद आपकी नेक्स्ट चीज क्या होती है बताइए? हैं क्या? हाँ ओरिजिन पैलेस, कि ओरिजिन कहाँ से है वो, है ना, ओरिजिनेशन आ जाएगा। उसके बाद में आपका उसकी क्रॉप की बॉटनी आ जाती है। बॉटनी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप है उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट या फिर कितना न्यूट्रिएंट या फिर कितना ऑयल सीड, वो सारे का सारा क्या होता है आपका बॉटनी, है ना। उसकी प्लांट की हाइट कितनी है, प्लांट के अंदर उसका जो लेग्यूम या फिर आपकी सॉरी ओरिकल आपका है ना, जो आपका लेग्यूल एंड ओरिकल क्या है, उनके क्या साइज है, क्या डिफरेंस है, लीफ का कैसा है, लीफ पैरेलल में है ना, वो सारी चीज़ें वो वैसे बॉटनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तुम्हारे लिए इन्फ्लोरेसेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इन्फ्लोरेसेंस आपकी क्या हो सकती है, कई बार पूछ लेते हैं ना, राइस का इन्फ्लोरेसेंस क्या है, स्पाइकलेट ना, अच्छा पेनिकल है क्या, चलिए, है ना, तो पेनिकल हमारा क्या हो जाएगा, राइस का इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा आपका वीट का क्या है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट एग्जैक्टली है ये। उसके बाद में वहां पर अगर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन स्पाइक्स है, स्पाइक भी नहीं है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी नहीं है, तब आपका ईयर आएगा ऑप्शन में। ठीक है, सोरगम के लिए आप लोग स्पाइक भी यूज करते हो, ईयर भी यूज करते हो, हेड भी यूज करते हो। एग्जाम में जो आता है वो आपका ईयर या हेड के नाम से आता है। पर्ल मिलेट का भी आपका क्या होता है, इसी के नाम से, ईयर या हेड के नाम से आता है। ठीक है, तो उसके प्रकार के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, उसके क्रॉप के अंदर आपका सीड रेट कितना रिक्वायरमेंट है। क्रॉप को ग्रो करवाओगे तो सीड रेट उसका, उसकी सोइल कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्ले लोम है, लोमी है, उसके अंदर पीएच कितना होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्रॉप है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, उस क्रॉप के अंदर हमारे डिजीज, आपके कौन कौन से डिजीज अगर करते हैं, डिजीज के बारे में पता होना चाहिए आपका उस एरिया के लिए। अब आपके कुछ डिजीज जो हैं एपिडेमिक एंडेमिक डिजीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे दार्जिलिंग हिल के अंदर अगर हम बात करें तो आपको याद है पोटैटो के अंदर डिजीज है एक आपका, तो वाट डिजीज जो पोटैटो के अंदर है वो वही
वहीं पर अकर करता है, तो क्या वहां के लोग पोटैटो को ग्रो करवाएंगे जल्दी से? नहीं ग्रो करवाएंगे। वो बोलेंगे यार डिजीज जब आ जाएगा तो इससे बेटर है कि हम कोई क्रॉप को या फिर कोई रेजिस्टेंट वेराइटी को वहां पर क्या करें, ग्रो करवाएं, जिससे क्या होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा वहां पर, आपका डिजीज के साथ इंसेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसकी जब हार्वेस्टिंग की जाएगी तो हार्वेस्टिंग कितने मॉइस्चर पर करना चाहिए। अच्छा, हाथ खड़े करना, वीट की हार्वेस्टिंग आपकी या राइस की जो हार्वेस्टिंग है वो कितने % मॉइस्चर पे करते हो, जरा हाथ खड़े करना एक बार, रेज योर हैंड। राइस का हार्वेस्टिंग कितने % मॉइस्चर पे करते हो, जस्ट हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड, बोलेगा कोई नहीं। 1 2 3 बस। हाँ जी, अरे हाथ खड़े करना है, कोई बोलेगा नहीं। हाथ खड़ा है नीचे, हाँ बता देना, क्या पता तू बाद में बोले सर मैंने किया था उसकी तरह। हाँ हाथ खड़ा है, बता फिर आंसर। ओके ओके हम्म या अनुषा, हनी, ओके, या दीवान मौर्य, 22, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप देख लो, एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल था, उस क्वेश्चन में तुम लोग फंसे पड़े हो। कहाँ 15 पे हार्वेस्टिंग करवा रहे हो यार तुम लोग? 15 पे हार्वेस्टिंग करवा दिया तो घर पे क्या लेके आओगे? 17 पे तो मार्केटिंग का रूल है, एफसीआई का, परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है कि 16 to 70% पर प्रोक्योरमेंट करेंगे। और उस पर भी फार्मर बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इस पर प्रोक्योरमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? इस पर बेचने जाएंगे तो हमारे घर खाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका 22 से 17 लेके आने में पसीने आ जाते हैं, बाहर सुखाना पड़ता है उसको, और उस टाइम मौसम कौन सा स्टार्ट हो जाता है? सर्दियों का। When the rice is harvested at that time, कौन सा मौसम स्टार्ट होता है? विंटर सीजन। और विंटर में सर्दियां आप होने की वजह से ठंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको सुखाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, ड्राई करना डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए आपका पहले ये 18 था, अभी 16% आपका क्या कर दिया गया है? प्रोक्योरमेंट कर दिया गया है कि मॉइस्चर 16% पे होगा। तो अगर 16% पे प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो सोच के देखिए क्या हालात होने वाले हैं। तो वही बात है, फार्मर बार बार इस चीज को लेकर बोलता है, तुम लोग 15 पे उसकी हार्वेस्टिंग करवा रहे हो, दाना घर पे नहीं आएगा, सारा वहीं पर सेटर हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि फील्ड के अंदर अगर आपका ग्रेन ज्यादा ड्राई हो चुका है तो वो आपका गिर जाता है, ग्रेन वहीं पर सेटर हो जाएगा, तो आपका रेजिड्यू के अंदर मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रोक्सीमेटली इस मॉइस्चर पे होती है, सोयल आपकी क्रॉप के अंदर। और ये मॉइस्चर आपका ड्राई करके जो आपका स्टोरेज किया जाता है वो इस मॉइस्चर पे करते हैं। ये स्टोरेज मॉइस्चर है, ये आपका हार्वेस्टिंग मॉइस्चर है, ये आपका प्रोक्योरमेंट मॉइस्चर है। ठीक है, मंडी में गए नहीं हो लगता है, मजे ले रहे हो बाहर से ही हैं? वीट का हार्वेस्टिंग 20 से 22 तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका राइस जो है वो जल्दी सेटर होता है वीट के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि राइस के जो ग्रेन होते हैं ना वो आपके आगे बिल्कुल लटके हुए से होते हैं, इसके अंदर जो होता है कॉम्पैक्ट आपका होता है, कभी देखा होगा, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा सेटर होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उसका 20 के नियर अबाउट आप लोग इसको हार्वेस्टिंग करते हो। आपका जो स्टोरेज है उसका प्रोक्योरमेंट के लिए इसके कोई ज़्यादा क्योंकि डिफिकल्टी नहीं आती, उस टाइम तक समर सीजन आ जाता है और आपका प्रोक्योरमेंट अप्रोक्सीमेटली 16-15 पे करवा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली इसकी कभी दिक्कत आती नहीं है। राइस की हमेशा मॉइस्चर की दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ आ रही होती है और मॉइस्चर उसमें नमी जो होती है वो बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है हमेशा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका क्योंकि देखो राइस का प्रोक्योरमेंट का मॉइस्चर क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि
उस टाइम प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। और जो चीज प्रॉब्लम में होती है, जो चीज न्यूज में होती है, वही चीज आपकी क्या पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? और अगला हम ये बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट है कि यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मॉइस्चर कितना हुआ, और नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेसिंग टेक्निक्स। प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे टी है, चाय है, चाय को आप लोग यूज करते हो, तो चाय को यूज कैसे करते हो? टी के लीफ को ड्राई करोगे ना, टी के लीफ को ड्राई करते हो ना, और टी के लीफ को ड्राई करने के बाद क्या होता है, उसका चाय पत्ती जो है उसको आप लोग उबालते हो, उसी को तो आप लोग यूज करते हो। अच्छा, उसकी क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग को क्योरिंग। और कॉफी की प्रोसेसिंग को क्या बोलते हो? कपिंग। कपिंग, CUPPING, कपिंग, कपिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब ये प्रोसेसिंग हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराइए मत, है ना, आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको हमें पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉप के रिलेटेड जैसे मान के चलिए। अब इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में तुम आ जाओगे, तो हॉर्टिकल्चर में क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर में आपका मेल। अब देखो एक चीज और हम भूल गए हैं, यहाँ पर आपके जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन रेशियो होता है। अब वैसे तो फर्टिलाइजर जो जनरल रिकमेंडेशन है वो आपका सीरियल्स के लिए, पल्सेस के लिए और ऑयल सीड के लिए है, लेकिन इसके अलावा जो आपका रिकमेंडेशन है हर एक क्रॉप के लिए, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो वो भी आपका चेंज होता रहता है। जैसे नॉर्मल आपकी ड्रिलिंग के लिए है तो आपका इंक्रीज हो जाएगा फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग है तो उसके लिए आपका रिकमेंडेशन अलग होगा। उसी प्रकार से आपका जो रिकमेंडेशन है फर्टिलाइजर का, वो भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पूछा जा सकता है। तो ये भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आपका फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह ये इतना नहीं पूछते हैं, आजकल पूछना भूल गए हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आपका अगर हम बात करें तो क्रॉप जो है, अब क्रॉप के अंदर ये क्वेश्चन तो वो हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब इनके अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देखो वीड से भी आपका वहां से क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन कौन सा वीड आपका मिमिक्री वीड है, कौन सा ऑब्जेक्शनल वीड है, वो भी आपका आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि यार इस क्रॉप के अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल अब तुम लोग बात करते हो यहाँ पर आपका किसी भी क्रॉप के अंदर लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा इंटर क्रॉपिंग के अंदर हम ले रहे हैं, तो इंटर क्रॉपिंग में आपका क्या होता है कि किस किस क्रॉप को एक साथ में ग्रो करवा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है, सप्लीमेंट्री क्रॉप कौन सी हो सकती है, एलिलोपैथी इफेक्ट कौन सा होगा, या सोरगम सिकनेस, सॉरी सिकनेस जो है आपका किसकी क्रॉप की जैसे देखने को मिलता है, सोइल सिकनेस, वो आपका आ सकता है। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है वो आपको करेंगे एक या दो क्रॉप में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि क्रॉप के रिलेटेड क्वेश्चन का, क्योंकि मेनली ये एग्रोनॉमी का पार्ट है और इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपका अब इनके क्लाइमेट को पढ़ोगे, और हर एक चीज को हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइमेट को एग्रोमेटोलॉजी में पढ़ते हो, प्लांट की बॉटनी को बॉटनी में पढ़ा जाता है, फिजियोलॉजी को फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है, आपका जो ब्रीडिंग है यानी कि वैरायटी तैयार कर रहे हो तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है, आपका डिजीज है तो प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा जाता है, इंसेक्ट है तो एंटोमोलॉजी में पढ़ा जाता है, प्रोसेसिंग है तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो आपका प्रोसेसिंग सेंटर उसके अंदर मेनली हॉर्टिकल्चर में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो है सीड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो बताइए कितने सब्जेक्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिए, 3 और 3 6 और 2 8 और एक खुद एग्रोनॉमी, कितना 9। समझ में आया? और आप लोग बोल रहे हो कि कितने सब्जेक्ट पढ़े एग्रोनॉमी, लेकिन हमने कितने पढ़े 9, ठीक है। तो 9 सब्जेक्ट को एक साथ में लेकर चलेंगे, एक सिंगल नहीं पढ़ेंगे, 9 के 9 को लगातार पढ़ेंगे। तो 9 के 9 को पढ़ना है तो महीना 1.5 महीना लग जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि आपका एक दिन में हो जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है, समझ में आ जाएगा वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, जितना आप लोग पढ़ोगे उतना आपको आएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, आप क्लास में 2 बार पूछिए। आपको अगर आपका फैक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो मेट्रोलॉजी का पार्ट है, या जिसको हम एग्रो क्लाइमेटोलॉजी या एग्रोमेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपका किसी भी क्रॉप के लिए 2 एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा, कोई भी क्रॉप के लिए 2 एनवायरनमेंट होते हैं। एक एनवायरनमेंट होता है आपका सोइल का एनवायरनमेंट, एक आपका होता है कौन सा, एयर का एनवायरनमेंट।
एयर के एनवायरनमेंट के अंदर आपके एयर के फैक्टर हैं, आपका एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं। कैसे? सोइल के अंदर आपका, जैसे हम बात करेंगे तो सोइल का टेम्परेचर अलग है किसके? एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। सोइल का मॉइस्चर अलग है किसके रिस्पेक्ट में? एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। सोइल के अंदर जो गैसेस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में क्या है? अलग है। तो हर चीज़ आपकी क्या है? अलग है। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं? आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं। हर एक एनवायरनमेंट अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। अच्छा, जो आपका कार्बन है ना, न्यूट्रिएंट आप लोग पढ़ते हो CHONPK, है ना, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप लोग? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें आप लोगों का जो कार्बन है वो कहाँ से मिलता है प्लांट को? CO2 मिलती है ना आपके एनवायरनमेंट से। भाई 99.999 जो % आपका कार्बन है वो कहाँ से मिलता है? CO2 से ही मिलता है। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सोइल के अंदर कार्बन होता है। नहीं बेटा, वो प्लांट आपका अपटेक नहीं करता है। ठीक है। ज़्यादातर आपका जो कहाँ से आता है कार्बन? CO2 से आता है। जब आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस समय वो क्या करता है? उसको अपटेक करता है। दूसरा हमारा यहाँ पर है, डोंट वरी, ये समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा, क्योंकि मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका। उसके बाद में जो बाकी न्यूट्रिएंट है इनको वो प्लांट कहाँ से अपटेक करता है? सोइल से अपटेक करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा H और O की बात करें तो वाटर, तो सोच कर देखिए कि इनको हम बेसिक न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं? हम इन्हीं को बेसिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं ना। आपका यस और नो तो बोल दो। हाँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और बेसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए, आपका अभी तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जिसकी नीड है वो कौन कौन सी है? H2O। यानी कि ये वो न्यूट्रिएंट है जो कि किसी भी प्लांट का बेस तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है। इसीलिए जब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात आती है आपकी प्लांट के लिए, तो इनके साथ में एक और ऐड हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम। समझ में आ गया? क्योंकि कैल्शियम क्या होता है? हड्डियां कौन बनाता है? कैल्शियम। उसी प्रकार से प्लांट की हड्डियां कौन बनाएगा? कैल्शियम। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है? ये हमारा क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। और ये हमारा क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। ये हमारा है प्राइमरी और ये हमारा क्या है? सेकेंडरी। इनको समझ में आया आपको? तो ये हमारे बाद में हम न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये प्राइमरी क्यों है, सेकेंडरी क्यों है, इनकी बात भी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये आपके न्यूट्रिएंट के केस में हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो हमने क्या बोली थी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा दो प्रकार का है, एक सोइल का एनवायरनमेंट है और एक आपका एयर का एनवायरनमेंट है। सोइल के एनवायरनमेंट में आपके टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें हैं, सोइल है, खुद है, सोइल का स्ट्रक्चर है, सोइल का टेक्सचर है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं किस फॉर्म में? एडेफिक फैक्टर के अंदर। किस फॉर्म में? आपका एडेफिक फैक्टर। एडेफिक मतलब सोइल के फैक्टर, और इनको हम लोग पढ़ते हैं किसके फैक्टर के? आपके एनवायरनमेंट फैक्टर बोल दो। अब यहां का जो एनवायरनमेंट है इसमें आपका मेनली आता है आपके क्लाइमेट के फैक्टर। कौन कौन से हैं क्लाइमेट के फैक्टर? सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, विंड है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद आपका यहाँ पर रेनफॉल है जिसको आप प्रेसिपिटेशन के अंडर में पढ़ते हो, और लास्ट में आपका क्या है? आपका ह्यूमिडिटी में आ गया ना, मॉइस्चर में, है ना, वही तो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना। तो इनको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब बात आती है कि क्लाइमेट या एग्रोमेट्रोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी में हम इसकी बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? केवल और केवल इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है क्लाइमेट की स्टडी करना। भाई मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? अरे क्लाइमेट की स्टडी करना ही तो होता है। और क्लाइमेट की स्टडी कैसे करते हो? तुम लोगों के मोबाइल में आपके मैसेज आते हैं कि नहीं आते यूनिवर्सिटी की तरफ से? कल बूंदाबांदी होने वाली है ना, कल आपके एरिया में बर्फबारी होने वाली है। कश्मीर वालों की बात बोल रहा हूँ, है ना, तुम्हारी भी आ जाती है? कौन सा? बर्फबारी? हाँ, तो मैं बर्फबारी की बात बोल रहा था, है ना। क्या आप तुम्हें यूपी में बर्फबारी होने लगी है? चलते हैं फिर, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला हमने कि आपका जैसे मान के चलिए कि मौसम की जानकारी है ना, तो मौसम की जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। यही तो होता है। अब ये वेदर फोरकास्टिंग ही क्यों होता है? कभी हमने नहीं सुना होगा क्लाइमेट फोरकास्टिंग। ये हमेशा क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग। कभी आपने नहीं सुना होगा कि क्लाइमेट की फोरकास्टिंग हो रही है। सुना है कि नहीं सुना? सुना है?
तो क्या होता है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? और क्या एरिया वाइज भी कोई डिफरेंस है इसमें? हाँ, क्लाइमेट कितने आपके एरिया के लिए वेदर है या क्लाइमेट है? आपके एरिया के लिए क्लाइमेट होगा कि वेदर होगा? वेदर होगा। तो क्लाइमेट कहाँ के लिए होगा? कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, मैंने क्या बोला बेटा? वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बता, मजे मत ले बस। मैंने पूछा ओनली क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस, नथिंग एल्स। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई ऑनलाइन में बोलेगा? जी राम कुमार जी बोलिए साहब। वेदर आपका शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट एरिया के लिए है, और आपका क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए और लार्ज एरिया के लिए है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आज आपका स्टेट, मैक्सिमम जो स्टेट हैं उनके अंदर एक पूरा का पूरा क्लाइमेट जो है वो आपका सेम रहता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ आपके चेंज हो जाते हैं क्योंकि जो बड़े स्टेट हैं जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान का जो आपका वेस्टर्न और जो ईस्टर्न आपका राजस्थान है, इन दोनों का क्लाइमेट आपस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप लोग बात करोगे तो आपका कुछ एरिया जैसे हिमाचल का है तो उसमें बर्फबारी होती है, कुछ में नहीं होती है, तो वो आपका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर हम बात करेंगे तो किसी भी एरिया का 30 ईयर का क्लाइमेट क्या होता है? सेम होता है। और आपका वेदर होता है वो टाइम टू टाइम, डे टू डे, आवर टू आवर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। आज इस घंटे बारिश हुई, क्या अगले घंटे बारिश हो सकती है? कोई जरूरी नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। आज हो सकता है 8 से 9 2 घंटे तक, 1 घंटे तक बारिश हुई, और उसके बाद 1 घंटे तक क्या हुआ? धूप निकल गई। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? उसके बाद हो सकता है 10 से 11 वापस क्या हो जाए? बारिश स्टार्ट हो जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वेदर बोलते हैं। और इसी को केवल क्या किया जा सकता है? आपका फोरकास्ट किया जा सकता है। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना। क्लाइमेट की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हो सकता है आने वाले साल के अंदर बाढ़ आ जाए और हम सब लोग क्या हो जाएं? डूब जाएं। लेकिन आपका जो फोरकास्टिंग होता है वो 3 प्रकार से हम लोग बोलते हैं। एक शॉर्ट रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है, और एक आपका लॉन्ग रेंज होता है। और मैक्सिमम कितने टाइम का होता है लॉन्ग रेंज? 1 महीने का। 1 महीने का है ना, 1 महीने का है ना। तो मैक्सिमम कितना होता है? 30 डेज के लिए हम लोग बोलते हैं। इनको हम पढ़ेंगे कि किस लिए करते हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर में हम लोग इनको क्यों इंपॉर्टेंट देते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब हमारा आता है मेट्रोलॉजी के बाद। मेट्रोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि क्लाइमेट और वेदर के बारे में, और मेट्रोलॉजी के अंदर ये भी पढ़ा जाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो लेयर है, अब लेयर में क्या होता है? सबसे नीचे की लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और फिर आपका क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर। फिर आपका क्या आता है? मीजोस्फियर। और फिर आपका क्या आता है? एक्सोस्फियर। यहीं पर आपका क्या होता है? आयनोस्फियर, ठीक है। अब ये अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार बड़ी दिक्कत आ जाती है कि सर एक्सो कहाँ है, मीजो कहाँ है। मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। तो इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम बात करें तो ई पहले आता है कि बाद में आता है? पहले आता है। अच्छा, ई के बाद एम आता है कि नहीं आता है? और एम के बाद एस, और एस के बाद हो गया ना, तो याद हो गया ना। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक ये तुम्हारा क्या रहेगा? याद रहेगा। इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो आयनो है वो यहां पर ऊपर क्यों है? तो आयनिक जो आपका रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन सूरज के पास में ज्यादा होगी कि नीचे ज्यादा होगी? पास में ज्यादा होगी, नहीं तो डेफिनेटली ये आयनो ऊपर उठा कर ले जाओ, यही तो होता है आयंस, है ना। तो आपका ये रेडिएशन वाला पोर्शन वहीं पर चला जाएगा। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इन चीजों की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, इतना है कि ट्रोपोस्फियर इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटोस्फियर भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहां पर जहाज उड़ाते हैं, या ये ओजोन लेयर है। अच्छा, ओजोन लेयर है ना। यहां पर एरोप्लेन भी उड़ाए जाते हैं, बट हमारे लिए एरोप्लेन मतलब नहीं है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है ना। आपका ट्रोपोस्फियर का हाइट बोला जाता है 16 to 18 किलोमीटर, और ये बोला जाता है अप टू 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका 16 to 18 के बीच में 16 to 50 के बीच में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर होता है। और यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंस किसकी है? आपकी
ओजोन लेयर की अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर पर्पस। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है, जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन जो वेरी करती हैं वो किस में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती है। ट्रोपोस्फियर ही एक ऐसा रीजन है जहां पर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर क्या होता जाता है आपका, डिक्रीज होता जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, किसको हम लेप्स रेट वगैरह है ना, जो भी आप लोगों का पढ़ा जाता है वो कहां पर पढ़ा जाता है, ट्रोपोस्फियर में पढ़ा जाता है। और ट्रोपोस्फियर में सारी क्लाइमेटिक कंडीशन, आंधी तूफान बारिश मौसम, ये सब चीजें कहां होती है, यहीं होती है। इसीलिए हम जहाज कहां उड़ाते हैं, यहां उड़ाते हैं। समझ में आ गया, स्ट्रेटोस्फियर में, कि ताकि कोई दिक्कत ना आए, ये क्लाइमेटिक वेरिएशन प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तुम लोग देखते हो ना आंधी तूफान आ जाते हैं लेकिन हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, है ना, वो क्यों उड़ते रहते हैं, हाँ इनको लैंडिंग करते टाइम और ऊपर जाते टाइम दिक्कत आती है, लेकिन जब कंटिन्यूस फ्लो कर रहा होता है तो ज्यादातर थोड़े बहुत मौसम में दिक्कत इनको नहीं होती है। ठीक है, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब आपका जो फर्दर अगर हम बात करें तो आपका हम देखते होते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो क्लाइमेट की वेरिएशंस है, अब इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है आपकी कि जो क्लाइमेट है इसके कितने आपके फैक्टर हैं। तो क्लाइमेट के और वेदर के दोनों के फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, सेम है। क्लाइमेट और वेदर के फैक्टर क्या है आपके, सेम है। और क्लाइमेट के फैक्टर कौन कौन से हैं इनको हम लोग एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। पहला आपका यहाँ पर है सोलर रेडिएशन। ठीक है, जैसे वो आपने नहीं सुना क्या, रेसिपी बनाते टाइम पहले बताते हैं, है ना, कि 2 किलो आलू ले लीजिए, 1 किलो गाजर ले लीजिए, तो वही बात है। सबसे पहले क्या ले लीजिए, सोलर रेडिएशन। दूसरी बात में क्या ले लीजिए, टेम्परेचर। क्या ले लीजिए, टेम्परेचर। उसके बाद में तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, विंड। विंड से पहले एक और चीज आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आपका आएगा विंड, और फिर आपका आएगा ह्यूमिडिटी, और लास्ट में रहेगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हैं किसके, क्लाइमेट के। अभी तक हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, मेट्रोलॉजी के बारे में। लेकिन दूसरा शब्द हमारा अभी आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, अब कहाँ गया, एग्रो मेट्रोलॉजी। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी मतलब क्लाइमेट। देखिए यार, ये जो पार्ट हम करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसी क्लास में से क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा क्लास में मेंटेन रखिए अपने आप को, ठीक है। मैंने क्या बोला, और हाँ, नेक्स्ट 3 दिन तक अगर आपकी क्लास मिस होती है तो समझ लेना आगे बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी हैं। आगे फिर अगले 10-15 दिन तक क्लास मत लगाना। अगले 3 दिन तक अगर आप किसी भी परेशानी की वजह से क्लास नहीं लगा रहे हो तो अगले 15 दिन तक किसी भी परेशानी की वजह से क्लास मत लगाना, चाहे ना भी हो तो भी मत लगाना, ठीक है। कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बोलूँगा उस दिन करवाया था, अब आप इधर उधर देखोगे। समझ में आ गया। चलिए, अब मैंने क्या बोला, एग्रो प्लस मेट्रोलॉजी, यानी कि आपका क्लाइमेट का स्टडी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। क्लाइमेट का स्टडी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। अब जो आपका क्लाइमेट का स्टडी है एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में, वो कैसे हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं कि यार जो हमारा एग्रीकल्चर होता है ना, इसमें जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है तुम्हें, और क्लाइमेट के अंदर सारे के सारे फैक्टर क्या करने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करने वाले हैं। कैसे इफेक्ट करने वाले हैं वो हम लोग इनको पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे। तो इनके अंदर हम केवल और केवल इन फैक्टर को स्टडी करते हैं और उसी से हम जान लेते हैं कि कैसे आपका क्लाइमेट जो है वो आपका एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर बात स्टार्ट करते हैं किसकी, सोलर रेडिएशन की। सोलर रेडिएशन होता क्या है, आप लोग बोलते हो कि सर जो लाइट आती है, जो रेडिएशन आती है कहां से, सन से, वही हमारी क्या है, सोलर रेडिएशन है। सोलर रेडिएशन से आने वाली लाइट का सिंगल पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं उसको, फोटोन। और जो हमारा ये लाइट का पार्टिकल होता है फोटोन, वही हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए,
किसके लिए? आपकी जो हीट इंक्रीज हो रही है, आपका क्या हो रहा है वहां पर, हीट इंक्रीज हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका? वही फोटोन, क्योंकि लाइट के पार्टिकल ही तो होते हैं। और ये लाइट जो आती है वो अपने एक वेव में आती है, वो अपने एक पाथ में आती है, और उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम उसको? वेवलेंथ। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग आ रहे हो, तुम लोग अब मान के चलिए चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हारा जाने का वे हर एक का अलग अलग होगा ना। कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बाइक से जाएगा, कोई आपका बस से जाएगा, कोई हो सकता है उसको मतलब कोई और रिसोर्स मिल जाए, कोई है ना, तो आपका अलग अलग वे होगा। दूसरा क्या होगा? आपकी अप्रोच जो होती है, हो सकता है किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो वो पैदल चलकर भी जाएगा। याद है कोरोना के अंदर, है ना, कुछ लोग आपके पैदल गए थे, कुछ साइकिल से गए थे, और अलग अलग वे था। कोई ट्रेक से जा रहा था पैदल जाकर, कोई सीधा सड़क से जा रहा था, कोई किसी को पगडंडी मिल गई थी, तो हर एक का अपना अपना वे क्या था? अलग था। वही बात है कि जब सोलर यानी कि जब लाइट आती है वहां से रेडिएशन आती है, तो रेडिएशन का अपना एक क्या होता है? पाथ होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वेवलेंथ। यही तो होता है। और ये वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ में कितनी कौन सी वेवलेंथ है जिसके लिए हमारा प्लांट जो है वेट कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि प्लांट को ही तो नीड होती है आपकी सोलर रेडिएशन की, तो प्लांट को कितनी वेवलेंथ की नीड होती है। अब फॉर एग्जांपल एक बॉल आ रही है, बॉल आ रही है 100 मील पर आवर की स्पीड से, हो सकता है तुम्हारी कैपेसिटी उतनी नहीं है उस बॉल को देखने की। दूसरी आ रही है 90 मील की, तुम लोग बोल रहे हो कि सर प्लीज स्लो बॉल फेंको, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। होता है ना कई बार हम लोग क्रिकेट खेलने होते हैं तो अब क्या होता है, हमारे दोस्त बोल रहे होते हैं अरे यार धीरे फेंकना, अपने बस की बात नहीं है ना। जब जोर से फेंक देते हैं वो क्या कर देते हैं, तू ही खेल ले, मैं तो नहीं खेलूंगा। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको उस बॉल के साथ टैकल करना नहीं आता है। लेकिन जो अच्छा प्लेयर होगा वो क्या बोलेगा? जितनी मर्जी बॉल अच्छी फेंक लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी फास्ट होगी उतना अच्छा चौका जाएगा, जैसे सहवाग करता था, है ना। कोई जितना फास्ट बोलता था उतना ही मतलब उसी के साथ, या सचिन था ना, जितना इधर से दिया वो क्या कर देते थे, अपर कट लोअर कट जो भी आपके होते हैं उनके द्वारा वो क्या कर रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, मतलब टैकल करना उनको आता था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्पिन के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं, और कुछ क्या क्या खेलते हैं, फास्ट के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका मतलब उनकी कैपेसिटी है कि इतनी स्पीड के अंदर वो लोग खेल सकते हैं। वही बात आपकी क्या होती है, प्लांट की होती है। तो प्लांट की एक कैपेसिटी है, प्लांट बोलता है कि मैं 400 से लेके 700 तक जो वेवलेंथ है उसके अंदर आराम से खेल सकता हूं, बाकी मेरे बस की बात नहीं है। और उसके साथ ही खेलकर वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे यहां पर किसकी, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में, या 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर करता है। लेकिन यहां पर भी एक थोड़ा सा लफड़ा है। यहां पर लफड़ा क्या है कि सर 400 टू 500 है, 500 टू 600 है, और 600 टू 700 है। और वैसे तो अब आपको केवल इतना ही याद करना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट आपकी कहां से आती है, सन से आती है। लेकिन ये लाइट आपकी 7 कलर में चेंज होती है, डिवाइड होती है। कब? जब आप विबग्योर देखते हो। देखा है कभी आपने इंद्रधनुष, विबग्योर, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपके 7 कलर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये किस में होते हैं, व्हाइट लाइट में होते हैं। यही क्या करती है, आपकी स्कैटर करती है और आपकी 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अब बोला जाता है कि इसके अंदर जो आपका ग्रीन लाइट है, क्योंकि देखो 7 कलर हो गए, 7 कलर में से लाइट को जब आपका प्लांट, अब आप तो केवल व्हाइट लाइट देख रहे हो, लेकिन प्लांट आपका 7 कलर देख पा रहा है। और प्लांट के अंदर 7 कलर देखने वाले जो पोर्शन है वहां पर उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका पिगमेंट। आपको पता है ना, प्लांट के ऊपर जो लीफ है, लीफ में ही तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, यस और नो। और लीफ में भी हमारा कौन सा पोर्शन प्रेजेंट है वहां पर है, क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअल में तो यहां पर एक सेल है, सेल में ऑर्गेनेलीज हैं, हर एक ऑर्गेनेलीज का अपना अपना काम है। जैसे तुम्हारे अंदर फूड जाएगा तो डाइजेशन कहां से होता है, दिमाग ही तो करता है डाइजेशन। अरे डाइजेशन दिमाग तो करता है ना, कौन करता है, स्टमक, है ना। कौन करता है, स्टमक। लेकिन दिमाग क्या करता है,
सोचता है, थिंक करता है ना। आपका उसी प्रकार से जब तुम सांस लेते हो तो सांस कहां से लेते हो? लंग्स से लेते हो, है ना। उसी प्रकार से हर एक, और आपका जब एक्सक्रीशन होता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका वर्क करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव में करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में वर्क करेगा, है ना। नर्वस सिस्टम आपका पूरी बॉडी को सर्कुलेट करने में वर्क करेगा। हर एक का अपना अपना क्या है, फंक्शन है। उसी प्रकार से प्लांट के अंदर एक सेल है, सेल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है। और उसमें ऑर्गेनेली के अंदर एक ऑर्गेनेली का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में दो पोर्शन होते हैं, दो जगह होती हैं, दो स्पेस होते हैं। एक को नाम हम देते हैं ग्रेना और एक को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। समझ में आ गया? ये आपके किसके पार्ट हैं? क्लोरोप्लास्ट के। एक है स्ट्रोमा, एक है ग्रेना। अच्छा, स्ट्रोमा ऐसे वर्ड नहीं लग रहा जैसे स्ट्रोम हम पढ़ रहे हैं, तूफान। भाई स्ट्रोम तूफान ही तो होता है, तो हम वहां से रिलेट करते हैं, कर सकते हैं इसको। अच्छा, तूफान आता है तो लाइट चली जाती है कि आ जाती है? लाइट चली जाती है। अच्छा, लाइट चली जाती है तो उस समय अंधेरा हो जाता है कि मतलब लाइट मतलब आपका दिख रहा होता है, आपको अंधेरा हो जाता है। अच्छा, अंधेरे में आप ग्रीन कलर देख सकते हो कि लाइट में देख सकते हो? अब बोलोगे सर टॉर्च जला लेंगे। अबे वैसे बोलना, लाइट को रिफ्लेक्ट कब कर पाओगे? जब लाइट होगी, है ना। उसी की ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लाइट की वजह से आप लोग देख पाते हो, रिफ्लेक्ट, है ना। तो आपका स्ट्रोमा में यानी कि वहां पर ग्रीन कलर नहीं दिखेगा और यहां पर अंधेरा है, तो डेफिनेटली इसी के अंदर कौन सी रिएक्शन अकर करती है? डार्क रिएक्शन अकर करती है। और ग्रेना यानी कि ग्रीन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में दिखेगा, इसलिए यहां पर कौन सी रिएक्शन अकर करती है? लाइट रिएक्शन अकर करती है। ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये याद करने का क्या है, एक तरीका है कि कौन सी रिएक्शन किस रीजन में अकर करेगी। तो स्ट्रोमा में आपका डार्क है और ग्रेना में आपका लाइट है। नेक्स्ट आपका आता है यहां पर क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब आता है रीजन की, यहां पर जो ग्रेना रीजन है, जो आपका ग्रेना रीजन है, इसमें आपकी जो लाइट रिएक्शन अकर करती है, उसी में आपका मतलब लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो लाइट को जो एब्जॉर्ब किया जाता है वहां पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट के नाम मेनली क्या है? आपका क्लोरोफिल है, लेकिन उसके साथ में आपका ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है और आपका कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बोला? आपका ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट है और आपका कैरोटेनॉइड भी प्रेजेंट है। उसके साथ अब जब क्या होगा? एंथोसाइनिन भी प्रेजेंट है। ये आपके क्या है? यहाँ पर सारे के सारे पिगमेंट हैं जो कि क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मेन जो पिगमेंट है उसमें से कौन सा है? आपका क्लोरोफिल का है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये तो बता दो। बेटा पानी ला दे यार। समझ में आया सभी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? हाँ बेटा, समस्या है कोई? पढ़ लो। ये क्या कहानी है भाई? हाँ? एक मिनट दीजिए, जस्ट पानी पी लेता हूँ। कोई डाउट है तब तक पूछ सकते हो आप लोग। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए बेटा, सुन रहा हूँ। हाँ ऑफलाइन में मेरे को पता है, आपको सुन रहा हूँ मैं। रुक जाइए, वो बताएंगे अभी। जो पार्ट बता दिया उसमें से पूछा करो डाउट, आगे रुका करो 5 मिनट। पिगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए सब लोगों ने? कौन कौन से हैं? एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और आपका कैरोटेनॉइड।
इसमें जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है ये मेन पिगमेंट होता है, ये कंपनी का ओनर है, जो आपका लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है उस कंपनी का ओनर कौन है? क्लोरोफिल। अच्छा एक बात बताइए, ओनर अच्छे से काम करता है कि बाकी वर्कर अच्छे से काम करते हैं? अबे ओनर अच्छे से काम कर, डेफिनेटली जिसकी कंपनी होती है वो बेटर वर्क करेगा। तो यहां पर भी कौन बेटर वर्क कर रहा है? आपका क्लोरोफिल। ये क्या करेगा? ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसके साथ में बाकी जो चुन्नू मुन्नू है वो भी क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इनकी एक दिक्कत है, ये आपके जब लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपके जो यहां पर लाइट आ रही थी, ये 7 के 7 कलर, इसमें से ग्रीन लाइट, तो ग्रीन तो ऑलरेडी प्लांट पिगमेंट है मेनली, तो ये यहां से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको कभी भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। जो आपका ग्रीन लाइट है ये एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर, सॉरी ये एब्जॉर्ब नहीं होती है यहाँ पर, और ये क्या हो जाती है? वापस आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब प्लांट के पास ये पिगमेंट प्रॉपरली आपका से जो आपके लाइट के वेरिएशन है इन्हीं को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और यूज करेगा किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन यहां पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है? रेड लाइट में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो किसका होता है? ब्लू का होता है। किसका होता है? ब्लू का होता है। ये बड़ी कहानी है असमंजस में कि सर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लू का, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो किसने किया? रेड ने। ये बात समझ में नहीं आई। तो इसका रीजन ये है कि एक्चुअल में जो रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो केवल और केवल कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो डेफिनेटली इसका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो ब्लू लाइट है वो यहां भी एब्जॉर्ब होती है और यहां भी एब्जॉर्ब होती है, तो ये प्रॉपरली आपकी ब्लू लाइट इसको दे नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपरली यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका क्लोरोफिल, क्योंकि मेनली आपका फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोफिल तो करता है ना, तो क्लोरोफिल करेगा तो क्लोरोफिल को प्रॉपर ब्लू लाइट मिलती नहीं है, इसलिए उसका फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए बोलते हैं कि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो करता है वो कौन करता है? रेड लाइट करता है। और यहां पर अच्छे से याद रखना कि आपका 400 टू 500 के बीच में आपकी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है, और 600 से 700 के बीच में रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है। एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पर 470 80 और यहाँ पर बोला जाता है 680 650 से लेके। तो याद रखना आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेड है, यहाँ पर आपका ब्लू है, लेकिन इसको हम ओवरऑल पढ़ते हैं 400 टू 700, क्योंकि 500 टू 600 के बीच में येलो वगैरह जो है वो भी एब्जॉर्ब होती हैं ग्रीन के साथ में। तो ग्रीन वहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए ग्रीन को एक्सक्लूड करते हुए हम ज़्यादातर इसको जब स्प्लिट में पढ़ते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि 400 टू 500 और 600 टू 700, वहाँ पर हम 100 को छोड़ देते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर एग्जाम में आता है और वो क्या होता है? 400 टू 700। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल माइंड में रखना है। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। उसी प्रकार से ये क्लोरोफिल जो बनता है इसके लिए भी प्रॉपर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है 300 nm या 0.38 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका इसमें क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करें यहां पर अगले की। तो देखिए आपका अगला यहां पर है कि लाइट आपका एब्जॉर्ब हो चुकी है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है? तो आंसर क्या आएगा आपका? रेड। लेकिन जब ऑप्शन में एक प्रेजेंट है व्हाइट का ऑप्शन, तो क्या आंसर होगा बताइए जरा। तो आंसर क्या होगा? व्हाइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने 7 कलर जो निकाले थे वो किस में से निकाले थे? व्हाइट में से निकाले थे। व्हाइट में 7 के 7 कलर इंक्लूडेड है, तो आपका रेड और ब्लू दोनों का मिक्सचर ही तो आपका क्या हो रहा है? व्हाइट जा रहा है। भाई व्हाइट में तो 7 के 7 कलर थे ना, उसी में तो हमने पढ़ा है विबग्योर। अरे धूप की कौन सा कलर होता है भाई? व्हाइट ही तो होता है ना, बस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो जाकर धूप में खड़े होकर आइए 5 मिनट, पता लग जाएगा। खुद वाइट नहीं होगे तो है, बोलोगे नहीं सर ब्लैक हो जाएगा। वाइट मतलब ब्लड, सारा का सारा खून सूख जाएगा। नहीं सूखेगा क्या? चलिए, तो यहां पर आपका फोटोसिंथेसिस तो समझ में आ गया, लेकिन अकेला फोटोसिंथेसिस से काम नहीं चलता है। फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
फोटोसिंथेसिस के अलावा क्या क्या है जिसमें सोलर रेडिएशन वर्क कर रहा है? सोलर रेडिएशन वर्क करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के साथ साथ उसकी मूवमेंट करवाने में, कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वर्क करता है प्लांट आपका, इसके अंदर लाइट आपकी कि कितने घंटे आपका जो लाइट यहाँ पर बोलते हैं ना विंटर सीजन समर सीजन, तो इसमें शॉर्ट डे लॉन्ग डे जो प्लांट होता है वो किसके बिहाफ पर होता है? सोलर रेडिएशन के बिहाफ पर होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका खरीफ और रबी सीजन है ये भी डिवाइडेड है किसके बिहाफ पर? आपका सोलर रेडिएशन के बिहाफ पर डिवाइडेड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस एरिया में सोलर रेडिएशन डिवाइडेड आपका यहाँ पर है उसी के बिहाफ पर हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इनके बिहाफ। और इनमें हम मेनली क्या करते हैं? प्लांट का 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है फोटोट्रोपिज्म, पहला होता है आपका फोटोट्रोपिज्म। दूसरा आपका होता है फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म। और तीसरा है आपका यहां पर फोटो सेंसिटिव। फोटो मतलब लाइट है और आगे वाले का शब्द का अलग अलग का क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, कल बताओ कि अपकमिंग जो रेडिएशन टोटल रेडिएशन है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा मीटर आपका जो है हेल्प करता है कि कितनी लाइट आ रही है। तो यानी कि जो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए 3 या 4 जो इंस्ट्रूमेंट है सारे के सारे, चाहे वो पायरोनोमीटर है, चाहे पायरोहीलियोमीटर है, चाहे स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है, उनके बारे में आप बताओगे कि वो वर्क क्या करता है, उनका मेन फंक्शन क्या है और किस लिए हेल्प कर रहा है, कितनी रेडिएशन को कौन मेजर कर रहा है। जल्दी से लिखो, अगर कल याद करोगे तभी क्लास में बैठ के पढ़ोगे, वरना खड़े होके पढ़ोगे, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो। ठीक है, चलिए आपका फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, चाहे फोटो सेंसिटिवनेस, ये हम पढ़ेंगे अभी। देखो मैंने आपको केवल क्या बताया है? इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला है। अच्छा, कल आपका एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में भी आप पढ़कर आओगे, ऐसे नहीं आओगे क्लास में। क्या बताया था मैंने? हाँ, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? स्टेम। और प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि अर्थ की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? रूट। तो रूट पार्ट शो करता है किसको? जियोट्रोपिज्म को। और स्टेम पार्ट शो करता है किसको? फोटोट्रोपिज्म को। और याद रखना कि ये आपका जो लाइट की तरफ मूवमेंट है इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है प्लांट की? ऑक्सिन। ठीक है, और देखो आपने क्लास 10th में ही याद होगा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि प्लांट क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, याद आ गया? और जो प्लांट का मूवमेंट था लाइट की डायरेक्शन में वो किसकी वजह से हो रहा था? ऑक्सिन की वजह से हो रहा था। याद आ गया कि नहीं आ गया? यही हमारा जो यहाँ पर था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका फोटो और जियो के बाद फोटो पीरियोडिज्म। क्या बोलते हैं हम? फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, देखो फोटो पीरियोडिज्म क्या है कि लाइट आपका जो है कितने घंटे प्लांट को रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो
पीरियडिज्म। कैसे? मतलब देखो, फोटो का मतलब है लाइट और पीरियड का मतलब क्या है? टाइम। फोटो का मतलब है लाइट और टाइम का मतलब क्या है? अरे पीरियड का मतलब क्या है? टाइम, है ना? तो यहां पर आपके प्लांट को कितने घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है? अच्छा, याद है आप लोगों को, आपका पीरियड होता था क्लास में, आप लोग पढ़ते थे, आप भी पढ़ते हो, तो एक पीरियड है आपका 2 घंटे का, है ना? उसी प्रकार से आपका होता था कि मैथ के 2 घंटे हैं, साइंस के 2 घंटे हैं, इंग्लिश के 2 घंटे हैं, या 45 मिनट का लेक्चर है। होता था कि नहीं होता था? अरे भाई यस और नो। तो आपका यहाँ पर जो 45 मिनट का लेक्चर था वो हमारा एक पीरियड था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पीरियड है, और उस पीरियड में प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये प्लांट की जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उस ड्यूरेशन के दौरान में, उसी को हम बोलते हैं पीरियड, है ना, पीरियडिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कितने घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है प्लांट को? 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ठीक है? तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका शॉर्ट डे, दूसरा आपका लॉन्ग डे, और तीसरा आपका डे न्यूट्रल। देखो यहां पर जो आपका शॉर्ट डे है, मतलब जिसको कम घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इनको क्या होती है? कम घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके? 48। और हमने क्या कर दिया, एक दिन को, एक डे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 आवर, 8 आवर और 8 आवर के, ठीक है? ये आपका, अच्छा एक चीज बताइए, एक आपका ब्रदर है और एक आप हो, आपकी मम्मी के पास 3 टॉफी हैं, मम्मी टॉफी खा नहीं रही, आधी वो करेगी नहीं, तो 2 किसको देगी बताइए जरा? छोटे वाले को? किसी को भी मिले, जिसको 2 मिलेगी वो क्या है? राजा। भाई जिसको ज्यादा मिली तो वही तो है ना। तो वही बात यहां पर भी होती है। तो आपका ये क्या हो रहा है, एक हमारा लॉन्ग डे है और एक आपका शॉर्ट डे है, और लॉन्ग डे और शॉर्ट डे हम डिवाइड करते हैं किसके बिहाफ पर? डार्क पीरियड और लाइट पीरियड। डार्क पीरियड और लाइट पीरियड। अब 2 टॉफी किसको मिली, वही क्या होगा? बड़ा। भाई 2 टॉफी किसको मिली, वही क्या है? एक्चुअल में वैसे बड़ा ना भाई, हाँ इसके पास ज्यादा है, तो वही बात है कि यहां पर आपका 8 आवर, 8 आवर और 8 आवर। यहां पर क्या है कि जो लॉन्ग डे होता है इसमें 2 टॉफी मिलती है लॉन्ग पीरियड को, और यहां पर इसको क्या मिलती है? डार्क पीरियड को। यानी कि दिन का 1 पार्ट जाता है डार्क पीरियड के पास, और दिन के 2 पार्ट जाते हैं किसके पास? लाइट पीरियड के पास। उसी प्रकार से यहां पर 2 पार्ट जाते हैं किसके पास? डार्क, और 1 पार्ट जाता है किसके पास? लाइट। और इसको हम बोलते हैं 14 to 16 आवर, और इसको हम बोलते हैं 8 to 10 आवर। क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकते ना, फ्लक्चुएशन तो होगा 1 आधे घंटे का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 14 to 16 आवर, और ये हम क्या बोलते हैं? 8 to 10 आवर। सेम ऐसे ही 14 to 16 आवर, और ये हमारा 8 to 10 आवर। मतलब जिन प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो लॉन्ग डे प्लांट है, और जिन प्लांट को कम लाइट की रिक्वायरमेंट है वो हमारा क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। लेकिन कंडीशन ये है, ये टाइम कौन सा होना चाहिए? फ्लावरिंग टाइम होना चाहिए, क्योंकि हमने बात की है पीरियड की। हमने किसकी बात की है? पीरियड की। और जो प्लांट की ग्रोथ के दौरान उसका जो फ्लावरिंग पीरियड आता है, उस पीरियड के दौरान जो होती है हमारी ये लाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी कि प्लांट को अगर फ्लावरिंग टाइम पर ज्यादा घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग डे है, और प्लांट को अगर फ्लावरिंग के टाइम पर कम घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है। और इसी के बिहाफ पर हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट आपका डिवाइड करते हैं। लेकिन जिन प्लांट के ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता शॉर्ट डे लॉन्ग डे का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्वेश्चन रेज एक और होता है जो कि आपका एक प्रकार से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछा जाता है कि इसमें से जो लाइट की रिक्वायरमेंट है या आपका डार्क पीरियड रिक्वायरमेंट है,
कौन सा पीरियड कम होने पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा? शॉर्ट डे में अगर लाइट पीरियड कम हुआ तो डिक्रीज होगा, और लॉन्ग आपका शॉर्ट डे के अंदर आपका अगर मतलब कौन सा पीरियड है जो कि कम होने पे क्या होगा? प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों को कोई भी चीज ज्यादा पसंद है और वो मैं आपको क्या कर दूं? कम दे दूं, तो आपको गुस्सा आएगा कि खुश रहोगे? डेफिनेटली गुस्सा आएगा। उसी प्रकार से आपको कोई चीज पसंद नहीं है और वो मैं आपको थोड़ी सी दे दूं, आप क्या बोलोगे? चलो अच्छा हुआ। होता है कई बार आपको प्रसाद मिल रहा होता है ना, और प्रसाद अगर केले का है तो आप लोग सोचते हो नहीं यार मजा नहीं आया। वहीं अगर आम मिल रहा है, आपको आम पसंद है, आप क्या बोलते हो? यार ये तो चाहे दो भी मिल जाए, लेकिन केले वाला ये कोई दिक्कत नहीं है, तो एक दे दे तो भी चल जाएगा काम, नहीं भी देगा तो भी चलेगा। होता है नहीं होता ऐसा? वही बात यहां पर है। तो आपका ज्यादा इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? डार्क पीरियड। और कम क्या रिक्वायरमेंट है? लाइट पीरियड। तो इसका अगर डार्क पीरियड इफेक्ट हो गया तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और लॉन्ग डे में अगर लाइट पीरियड इफेक्ट हो गया तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जिसको जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो टाइम पीरियड अगर उसका इफेक्ट हुआ ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम, एट दैट टाइम प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे और शॉर्ट डे बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन कई बार रेज होता है कि सर मीडियम डे प्लांट कौन सा है? इसके साथ में कई बार क्वेश्चन यहां पर क्या आ जाता है कि सर मीडियम डे प्लांट कौन सा है? तो मीडियम डे प्लांट जो होता है वो क्या होता है आपका? शुगर केन, और इसके लिए 12 to 14 आवर लाइट बोली जाती है। ठीक है, तो शुगर केन को कई बार हम किस में रख लेते हैं? आपका मीडियम डे प्लांट में। इसका एक ही एग्जाम्पल है जो कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस केस में आपको आंसर याद होना चाहिए कि मीडियम डे प्लांट जो है आपका कौन सा है? यहाँ पर शुगर केन 12 to 14 आवर लाइट है। और ये हमें पता लग गया कि शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल या मीडियम डे प्लांट जो हमारा ड्यूरेशन, ये फ्लावरिंग टाइम होता है, ना कि ओवरऑल टाइम होता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर फ्लावरिंग टाइम की तो कहानी समझ में आ गई, आपने बता भी दी कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये रेज भी है कि सर यहां पर इसका ओवरऑल लाइफ के दौरान भी तो लाइट की रिक्वायरमेंट है इसको। भाई मान के चलिए प्लांट को केवल फ्लावरिंग टाइम में तो लाइट नहीं चाहिए ना, ड्यूरिंग द होल लाइफ लाइट चाहिए। तो उसके दौरान क्या होगा? तो उसके बिहाफ पर आपका रबी और खरीफ सीजन हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और रेज होता है, आप लोगों ने पूछा नहीं। क्वेश्चन ये है कि सर शॉर्ट डे जो प्लांट होते हैं वो खरीफ के प्लांट होते हैं, और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो रबी के प्लांट होते हैं। तो बड़ा एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर विंटर के अंदर लाइट कम घंटे होती है और हम बोल रहे हैं उसको लॉन्ग डे, और समर के अंदर आपकी लाइट ज्यादा घंटे होती है लेकिन उसको हम बोल रहे हैं क्या? शॉर्ट डे। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन यहां से समझ में आएगा। आपको 21 जून और 22 दिसंबर याद है क्या? ये हमारा क्या होता है? सबसे लॉन्ग डे होता है, और ये हमारा क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। ये हमारा लॉन्गेस्ट डे है और ये हमारा शॉर्टेस्ट डे। इसका मतलब इसके बाद जो डे लेंथ है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। और इसका मतलब इसके बाद डे लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। यही तो है। तो आपका जब हमारा खरीफ सीजन का फ्लावरिंग टाइम आएगा उस टाइम तक डे लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है। और आपका रबी सीजन का जब फ्लावरिंग टाइम आएगा तो दिन की लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे और लॉन्ग डे बोलते हैं, खरीफ और रबी को। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? ठीक है, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि हमारा डे लेंथ पूरा का पूरा आपका जो आपके प्लांट को ड्यूरिंग द लाइफ जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बिहाफ पर हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखो याद रखना चाहिए आपको कि खरीफ और रबी के जो प्लांट है उनको लाइट की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लाइफ अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, खरीफ को ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और आपका रबी को कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बड़ी कंफ्यूजन होगी कि सर अभी तो बोल रहे थे कम लाइट की रिक्वायरमेंट किसको है? खरीफ को है, और अभी बोल रहे हो सर खरीफ को ज्यादा है। तो ड्यूरिंग द लाइफ आपकी लाइट रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है। किसको? खरीफ को। और ड्यूरिंग द लाइफ कम लाइट की रिक्वायरमेंट है किसको?
रबी को, ठीक है। और यही हमारा सीजनल क्लासिफिकेशन होता है, रबी सीजन और जायद सीजन और खरीफ सीजन यही तो होते हैं आपके। तो ये हमारे क्या है, सीजनल क्लासिफिकेशन है। और सीजनल क्लासिफिकेशन हमेशा याद रखना, हम डिवाइड करते हैं फोटो सेंसिटिविटी के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? फोटो सेंसिटिविटी के बिहाफ पर। फोटो का मतलब होता है लाइट और सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो उसकी लाइट के प्रति कितनी सेंसिटिविटी है ड्यूरिंग द लाइफ। और इसी के बिहाफ पर हम लोग डिवाइड क्या कर रहे हैं, आपका खरीफ और रबी और जायद सीजन आता है, ठीक है। अब देखो मैं मजे वो नहीं लूंगा कि आपको पता होना चाहिए खरीफ के बाद रबी आएगा, रबी के बाद जायद आएगा, ये आपको पता नहीं है तो आप बेवकूफ़ हो, ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको पता है, नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि रबी के बाद ही क्या आएगा, जायद आएगा, जायद के बाद ही क्या आएगा, खरीफ आएगा, खरीफ के बाद ही क्या आएगा, रबी आएगा। इतने तो जानते हो ना सब लोग आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहां पर यह पता होना चाहिए कि ये हमारा सीजनल क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पर हुआ, फोटो सेंसिटिविटी के बिहाफ पर हुआ। अभी पॉइंट आपका आता है कि सर जो लाइट आपका रिक्वायरमेंट है उसका अगर पूरे सीजन के बिहाफ पर, पूरे लाइफ के बिहाफ पर देखते हैं तो हमारा सीजनल क्लासिफिकेशन है। और जब हमारा यहां पर सीजनल क्लासिफिकेशन है तो वो हमारा फोटो सेंसिटिविटी के बिहाफ पर है। इसीलिए आजकल कुछ क्रॉप की वैरायटीज आपने सुनी होंगी, फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी। और हमेशा आप लोग बोलते हो कि ये फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है इसलिए इसको किसी भी सीजन में ग्रो करवा सकते हो। सुना है कि नहीं सुना आपने? आजकल आपने वर्ड सुना होगा कि फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है। और फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी का मतलब है उसको आप किसी भी सीजन में क्या कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो। अगर राइस की फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है तो उसको रबी में भी ग्रो करवा सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर लाइट का इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग द होल सीजन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और थर्मो सेंसिटिव, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी मतलब जिनके ऊपर हीट का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी लू चल रही है, आजकल ऐसा हो चुका है ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा तेज आंधियां चलने स्टार्ट हो गई है। और अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्रॉप के लिए क्या है आपका, हार्मफुल है। तो इसीलिए यहां पर क्या है आपका, इनको लाइट सॉरी इनको जो टेम्परेचर सेंसिटिव वेराइटीज होती हैं उनको हम क्या बना रहे हैं, थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी बना रहे हैं, ताकि लाइट आपका जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। थर्मो होता है टेम्परेचर के बिहाफ पर, और आपका जो फोटो इनसेंसिटिव होता है वो किसकी बिहाफ पर, लाइट के बिहाफ पर। तो समझ में आया कि नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट? चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? हो गया? तो अभी हमारा क्या हुआ, क्लास का टाइम ओवर, डिस्कशन टाइम स्टार्ट है। तो पूछो वरना जाइए, बोलिए, है कोई डाउट?